डच कहाँ से आए थे? डच आज के नीदरलैंड, जिसे पहले हॉलैंड कहा जाता था, वहाँ से भारत आए। और इनका आगमन कैसे हुआ भारत? उस समय पुर्तगाली जब भारत पे व्यापार करते थे भारत से, तो वो लिस्बन तक व्यापार करते थे पुर्तगाली। लेकिन लिस्बन से लेकर के एम्स्टर्डम तक, यहाँ डच ये काम करते थे, मतलब व्यापार करते थे। तो डचों को लगा कि नहीं, अब हमें खुद जा करके व्यापार करना चाहिए। लाभ देख करके इनके मन में भी ये लालसा उत्पन्न हुई कि नहीं, अब हमें व्यापार करना चाहिए। तो डच क्या किए, बाईपास कर दिए किसको? पुर्तगालियों को बाईपास करके डच खुद ही आकर के सबसे पहले डच आए सुमात्रा। सुमात्रा, ये जितना द्वीप है, इस द्वीप पर क्या होता था कि सबसे ज्यादा मसाला की खेती होती थी। तो मसालों के लिए डच ने सबसे पहले किसको कहाँ पर आए? सुमात्रा पर आए। सुमात्रा से फिर ये भारत के पूर्वी पूर्वी भाग पर आए। तो डचों का आगमन इस तरीके से हुआ, ये बाईपास करके आए थे किनको? पुर्तगालियों को। और ये सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया, वही जो मसाला बाजारों के नाम से प्रसिद्ध था, कौन? सुमात्रा। ये द्वीप है और सभी बाजारों के नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले 1596 में प्रथम डच नागरिक आया, कौन? कार्नेलियस डी हाउंटमैन। और ये कहाँ पर आया? सुमात्रा। सुमात्रा आया था इस जगह पे। और इस जगह से फिर इसने भारत के पूर्वी भाग पर आया। अब जाकर के डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम वेरिगेंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी रखा 1602 ईस्वी में। अब ये कंपनी भी बन गई और इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश 1605 ईस्वी में। डच ने जब आकर के भारत में देखा कि मसाला के व्यापार से अच्छा यहाँ कपड़ों का व्यापार हो रहा है, तो डचों ने मसाला को छोड़ करके, मतलब मसाला का व्यापार तो करते थे, लेकिन ज़्यादातर व्यापार उन्होंने कपड़ों का भारत से निर्यात शुरू कर दिया। तो ये भारत के पूर्वी भाग पर और पश्चिमी भाग के केवल गुजरात से ये कपड़ों का निर्यात करना शुरू कर दिया। इन्होंने भारतीय वस्त्रों को भारत का निर्यात केंद्र बना दिया। भारत में निर्यात केंद्र बनाया, कौन? ये श्रेय डचों को जाता है। अब इसके बाद तीसरी महाशक्ति आती है, यूरोपीय महाशक्ति आती है, ब्रिटिश। अब ये कैसे आए थे? लाभ का व्यापार से प्रेरित होकर के आए। जब इन्होंने देखा कि यूरोप में सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है जो एशियाई सामान है, और 16वीं शताब्दी तक तो एशियाई सामानों की भरमार हो चुकी थी पूरे यूरोप में। तो यूरोप में जब इन्होंने व्यापार का लाभ सबसे ज़्यादा एशियाई सामानों से देखा, तो ये आकर्षित हुए भारत की तरफ। और 1599 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी मेल्डन हॉल भारत आया, तो ये समुद्री मार्ग से नहीं आया, ये स्थल मार्ग से भारत आया था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज नागरिक कौन था? मतलब ब्रिटिश नागरिक कौन था? मिल्डन आयल आया। अब सभी व्यापारी मिल करके, जितने व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी मतलब ब्रिटिश के जितने व्यापारी थे, उन्होंने मिल करके एक कंपनी बनाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अब इन्हें सुरक्षा की जरूरत थी, तो ये महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के पास गए। और महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्हें आधिकारिक रूप से एक चार्टर पास किया, मतलब एक आदेश पत्र जारी किया। और उस पत्र में इन्हें 15 वर्षों तक एक अधिकार मिल गया व्यापार करने का एशिया से, मतलब पूर्वी राष्ट्रों से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। और उस समय जब इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, उस समय भारत में किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल चल रहा था 1600 ईस्वी में। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए, ये जो अधिकारवाद विशेषाधिकार है, ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 ईस्वी में जो कंपनी की तरफ से एक अंग्रेज व्यापारी को, विलियम हॉकिंस को, जहांगीर के दरबार में आगरा में इन्हें भेजा गया। जब आगरा में आए तो इन्हें यहाँ पर क्या हुआ कि जो जहांगीर है, जहांगीर के दरबार में उस समय पुर्तगालियों का जमावड़ा लगा हुआ था, मतलब उसके इर्द गिर्द पुर्तगाली छाए हुए थे। तो जो पुर्तगाली षड्यंत्र करने लगे विलियम हॉकिंस को जहांगीर से मिलने ही ना दें, लेकिन ये किसी तरह से मिला।
और मिलने के बाद लेकिन अब पुर्तगालियों का वहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व था, तो वहाँ पर इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन 1611 में मसलिमपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी कारखाना लगा दिया और उसके बाद ये अपनी कूटनीति शुरू कर दिए। ये कूटनीति क्या शुरू करी? जो अरब सागर और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की जो जहाजें चल रही थी, उन्हीं को लूटना शुरू कर दिया और ये उन जहाज़ों पर ज़्यादा टारगेट किए जो जहाज़ भारतीय लोगों से, मतलब भारतीय लोगों से जो किराए पे लेकर के पुर्तगाली चलाते थे, उन्हीं जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। अब पुर्तगालियों से तो भारतीय लोग परेशान थे ही और जहांगीर भी परेशान था। तो जो जहाज लूटी जा रही थी और भारतीय जहाज़ों को लूटने का इनका एक और उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि भारतीय जहाज जब लूटेंगे तो उसे पुर्तगालियों को हर्जाना देना पड़ेगा कि नहीं, हिंदुस्तानियों को। तो ये हर्जाना बहुत अधिक दामों पर देना पड़ता था। इससे भारतीय जहाज के लोग भी मतलब अंग्रेजों से खुश हुए और जहांगीर भी खुश हुआ। जहांगीर खुश होकर के उसने सूरत में एक अस्थाई कारखाना बनाने की अनुमति दे दी 1613 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है। अब 1615 में एक और व्यापारी, मतलब कंपनी का कर्मचारी थॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया और ये 1615 से 1619 तक लगा रहा कि कोई संधि हो जाए, क्योंकि ये संधि पर ज़्यादा ध्यान देते थे। संधि पर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब होता है कि संधि एक प्रकार का समझौता हो जाता था और ऐसा समझौता जिन्हें दोनों लोग तोड़ ना सके। लेकिन वो इन सब चीज़ों में सफल नहीं हुआ और उसे सिर्फ सफलता मिली और कई जगह कारखाने लगाने की, मतलब भारत में और कई जगह कारखाने बनाने की इसे अनुमति मिल गई। 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों की नौसेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट था अंग्रेजों के लिए। जब पुर्तगाली परास्त हुए तो उनकी शक्ति क्षीण हुई। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत में पांव जमाने का। तो अब ये सोचते थे, और जब दक्षिण पार्ट भारत के दक्षिण भाग में छोटे छोटे राजा उस समय राज करते थे, लेकिन जो उत्तर भाग था यहाँ पर तो जहांगीर मुगल सल्तनत थी। तो मुगल सल्तनत से इन्हें समझौता करना इतना आसान तो था नहीं। तो ये दक्षिण की तरफ मूव करना स्टार्ट किए, मतलब ये दक्षिण की तरफ गए। यहाँ छोटे छोटे राजा थे तो उनसे संधि करना या उनसे बातचीत करना इन्हें और आसान लगा। तो सबसे पहले 1639 ईस्वी में अंग्रेज क्या मद्रास को लीज पर ले लिया विजयनगर के शासक से। विजयनगर उस समय दक्षिण में शासन कर रहा था, तो विजयनगर के शासक से आधा शुल्क दे करके इन्होंने मद्रास को लीज पे लिया। इसके बदले में इन्होंने मद्रास में किले का निर्माण किया और अपने सिक्के चलाए मद्रास में। 1640 ईस्वी में मद्रास को इन्होंने पूर्णतया छीन लिया और जो किला बनवाया उसका नाम रखा जॉर्ज किला, सेंट जॉर्ज किला। अब सेंट जॉर्ज किले के अंदर फिर ये कारखाने बनाने शुरू कर दिए। अब मद्रास में जब इन्होंने इतना सब काम किया तो इससे डचों को दिक्कत होने लगी। डच डच चूंकि भारत के पूर्वी हिस्से में डच थे, अब यहाँ पर है मद्रास, तो डचों को दिक्कत होने लगी और डचों से शत्रुता बढ़ने लगी। अब पूर्वी भाग पर व्यापार चल रहा था किनका? पुर्तगालियों का। अब अंग्रेज तो थे बहुत चालाक। अब उन्हें एक से दिक्कत हुई तो दूसरे से हाथ मिलाना जरूरी नहीं लगा। तो अंग्रेज क्या हुए, फिर पुर्तगालियों से नज़दीकियां बढ़ाने लगे और नज़दीकी इन्होंने इतना बढ़ा लिया कि 1661 ईस्वी में अंग्रेज इंग्लैंड के जो सम्राट हैं चार्ल्स सेकंड, इन्होंने विवाह कर लिया कैथरीन से, जो राजकुमारी पुर्तगाल की हैं। तो पुर्तगाली राजकुमारी से इन्होंने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने शादी कर ली और दहेज में इन्हें क्या मिला? मुंबई मिला। सोचिए उस समय भी दहेज चल रहा था, तो दहेज में इतनी बड़ी पूरी मुंबई मिल गई। अब मुंबई मिली। अब मुंबई तो चार्ल्स का है, मतलब इंग्लैंड के राजा का। तो उन्होंने 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, 10 पाउंड पर मुंबई को दे दिया किराए पर कंपनी को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, और 10 पाउंड पैसे मिलने लगे इतने सस्ते में। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब डचों का आधिपत्य, मतलब डचों की शत्रुता बढ़ती गई। तो 1700 फाइनली 1759 ईस्वी में वेदरा का एक युद्ध हुआ जिसमें डचों का पतन हुआ, मतलब डच पूरी तरह परास्त हो गए और विजय किसकी हुई? विजय अंग्रेजों की हो गई।
इस तरीके से डचों का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं। अब अंग्रेजों को चाहिए था कुछ विशेषाधिकार। अब अंग्रेज अपना पांव भारत में किस तरीके से जमाए और कितने आसानी से ये व्यापार कर सके, उसके लिए तरह तरह वो तरकीब का प्रयोग करते थे। 1632 ईस्वी में इन्होंने पहली तरकीब अपनाई गोलकुंडा के सुल्तान से और गोल्डन फरमान जारी करवा लिया अपने नाम का। उन्होंने 500 पैगोडा वार्षिक उन्हें राशि देते थे और सिर्फ बंदरगाहों पर उन्हें फ्री व्यापार करने का अनुमति मिल गई। 1632 के बाद 1651 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक समझौता कर लिया और ये छूट जो मिली इसे निशान कहा जाने लगा। अब बंगाल, सोचिए कि इनका अब बंगाल पे अधिपत्य होने वाला है और सारी कहानी फिर बंगाल से शुरू होगी। अब बात आती है 1717 की। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियार था और कंपनी ने मुगल दरबार में किनको भेजा, जॉर्ज सरमन को अध्यक्षता में। लेकिन उसमें एक विलियम हैमिल्टन नाम का एक सर्जन था। जिस समय ये पहुंचे उसी समय फर्रुखसियार बहुत तेज बीमार था और उसका इलाज किया कौन, हैमिल्टन ने, जो कि सर्जन था। इससे खुश होकर के अब फर्रुखसियार इतना ज्यादा खुश हो गए कि कंपनी को बिना शुल्क के बंगाल में व्यापार करने का छूट दे दिया और इन्होंने कहा कि 30,000, आप 30,000 रुपए हमें पर ईयर लाइए और पूरे बंगाल पे आप व्यापार करिए। इससे क्या हुआ कि अब पूरे बंगाल में व्यापार किनका चलने लगा, अंग्रेजों का व्यापार चलने लगा। अब अंग्रेज इससे डबल फायदा उठाने लगे। डबल फायदा क्या हुआ कि अंग्रेज तो फ्री व्यापार करते थे, लेकिन जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी से ये शुल्क वसूलने लगे। सोचिए कि अंग्रेज हमारे देश में आए और फिर बंगाल में वो अपना फ्री व्यापार कर रहे हैं मात्र 30,000 में, 30,000 वार्षिक पे कर रहे हैं और यहीं के लोगों के, यहाँ के जो व्यापारी से, उनको फ्री व्यापार करने की अनुमति नहीं है। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया, सूरत को 10,000 में सालाना रकम में ले लिया। 10,000 दे करके सूरत में भी ये व्यापार करने लगे। तीसरा इन्होंने काम किया कि मुंबई में इन्होंने सिक्के डालने शुरू कर दिए और जो सिक्के थे पूरे मुगलिया सल्तनत में सिक्के चलने लगे अंग्रेजों के। अब इसे ब्रिटिश जो इतिहासकार है आर्य ने कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फ्रांसीसी आए और ये लास्ट है। फ्रांसीसी ही एक ऐसी चुनौती है जो अंग्रेजों को थोड़ा परेशान की है। उसके बाद फिर अंग्रेज अपनी शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली।